नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए बाल विकास मनोविज्ञान में एक अलग से चैप्टर दिया गया है, NCF 2005। इसका पूरा नाम है साथियों नेशनल कैरिकुलम फेडरेशन 2005 और हिंदी में नाम है इसका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में NCF से रिलेटेड ज़रूर पूछा जाएगा। ये यूनिट नंबर 5 में है हमारी, याद रखें इस चीज़ को भी। और ये हमारे शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूरे समय तक देखेंगे और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। इस क्लास को सबसे ज़्यादा शेयर करना है और सबसे ज़्यादा बार देखना भी है, क्योंकि एक प्रश्न तो 101% एग्ज़ाम में बनता ही बनता है यहाँ से। तो चलिए आप लोग इन नोट्सों को भी डाउनलोड कर लो। हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको ये शिक्षा मनोविज्ञान रीट प्री और मेंस दोनों का कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जा रहा है। चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग इस क्लास को लाइक करना मत भूलिए साथियों। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ इस चीज़ की कि आप लोग इसको लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लेना। हम बात कर रहे हैं NCF 2005। NCF का पूरा नाम है नेशनल कैरिकुलम फेडरेशन, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अब देखिए यहाँ पर जो पाठ्यक्रम दिया गया है, पाठ्यक्रम शब्द, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है साथियों पाठ्यक्रम का, देखो इससे पहले वाली क्लासों को आप लोग जरूर देखना। यूनिट नंबर 5 में जितनी भी आपके टॉपिक हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से कम 3 या 4 प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं यूनिट नंबर 5 से। पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ होता है साथियों अध्ययन अथवा अध्यापन की स्थितियाँ व परिस्थितियों से किया गया है। यानी पाठ्यक्रम क्या होता है? यानी वह माध्यम जिसके द्वारा हम पढ़ाई करते हैं या स्थिति हमारी उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा पाठ्यक्रम कहलाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मुख्य रूप से पाठ्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी शिक्षण अधिगम कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम हमारा क्या होता है? एक पढ़ने का माध्यम होता है। पाठ्यक्रम जो होता है साथियों शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। अगर शिक्षक और शिक्षार्थी आपस में दो मध्यस्थता का कार्य करेगी, वो हमारा पाठ्यक्रम ही करेगी। पाठ्यक्रम साथियों अंग्रेजी के कैरिकुलम शब्द से लिया गया है और ये कैरिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है कैरिकुलम। एक तो है क्यूरे और दूसरा या फिर कह सकते हैं इसको हम क्यूररे, ठीक है ना। और इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। कैरिकुलम जो शब्द है वो क्यूरे शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या होगा? दौड़ का मैदान। क्लियर? जिस प्रकार से हम दौड़ के मैदान में धावक निश्चित स्थान से निश्चित दूरी को निश्चित समय पर तय करता है, उसी प्रकार विद्यालय के अंतर्गत भी शिक्षार्थी निश्चित स्थान से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित समय में पूरा कर लेता है। यही क्या कहलाता है? हमारा पाठ्यक्रम कहलाता है। समझ में आ रही है आपको कहानी? तो आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दें। अतः शिक्षार्थी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या लगाता है? दौड़ लगाता है। और वो दौड़ किस में लगाएगा? पाठ्यक्रम में लगाएगा, यानी अपने सिलेबस को पूरा करेगा। अब देखिए कनिंघम की एक परिभाषा है पाठ्यक्रम को लेकर के। पाठ्यक्रम के बारे में कनिंघम ने क्या परिभाषा दी है कि पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपनी सामग्री को अपनी चित्रशाला में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। ये क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम कहलाता है। तो ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है, आप लोग इसको याद रखना, कनिंघम की है। कनिंघम ने यहाँ पर इनका एक एक चीज़ का अर्थ भी बताया है कि जो हमारा कलाकार होता है, वो कलाकार कौन होता है? कक्षा में हमारा शिक्षक होता है। और साधन या फिर माध्यम क्या होता है? हमारा पाठ्यक्रम होता है। सामग्री की बात करें तो सामग्री क्या होती है हमारी? ये शिक्षार्थी होती है। चित्रशाला जो होती है वो हमारा विद्यालय होता है। और आदर्श क्या होते हैं? उस पाठ्यक्रम के उद्देश्य होते हैं। शिक्षण के उद्देश्य क्या कहलाते हैं? आदर्श कहलाते हैं। तो इन सभी का मतलब भी कनिंघम ने बताया अपनी परिभाषा के अंदर।
अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी कि पाठ्यक्रम जो हमारा निर्मित किया जाता है वो किन किन उद्देश्यों को लेकर किया जाता है और उसमें क्या क्या शर्तें रखी गई हैं कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम के क्या कहलाते हैं, हमारे सिद्धांत कहलाते हैं। देखिए पाठ्यक्रम जो होता है साथियों बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी बालक के दृष्टिकोण को देखते हुए उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में उपयोगिता का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम की कोई ना कोई उपयोगिता अपने जीवन में होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में लचीलेपन का सिद्धांत, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत और विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम को बनाया जाना चाहिए। ये सब क्या है, पाठ्यक्रम की विशेषता होनी चाहिए। ये उच्च कक्षाओं की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि उच्च कक्षाएं जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी पाठ्यक्रम का स्तर उसी तरीके से बढ़ना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। विभिन्न विषयों के साथ में से संबंध बना करके उस पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। और करके सीखने का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे स्व अध्याय प्रणाली का उपयोग करें, यानी करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग सिस्टम हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। एनसीएफ 2005 ने कई चीज़ों पर बल भी दिया है साथियों। ये दिया है शांति के लिए शिक्षा पर, किस पर बल दिया है, शांति के लिए शिक्षा पर ये बल दिया गया है और इस लाइन को आप लोग याद रख लेना। आगे बात करते हैं एनसीएफ। अब देखो ये हमारी जो रूपरेखाएं आई थी एनसीएफ की, तो इसमें कई बार संशोधन भी किया गया था। पहली रूपरेखा एनसीएफ की आई थी साथियों 1975 में, कब आई थी, 1975 में। और दूसरी रूपरेखा आई थी, इसमें बदलाव किया गया, समय समय पर संशोधन होता गया और दूसरी रूपरेखा 1988 में जारी की गई थी। और एनसीएफ की तीसरी रूपरेखा वर्ष 2000 में लॉन्च की गई थी। जो हमारी तीसरी रूपरेखा है साथियों वो एनसीएफएसई, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन, इसका पूरा नाम आप लोग याद रखना, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन, इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। एनसीएफएसई 2000 की समीक्षा बैठक हुई थी 2004 में। तो इस बैठक में आयोजित क्या हुआ था कि बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की आपसी सलाह पर प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 दस्तावेज ये पारित किया गया था। तो याद रखना एनसीएफ 2005 का जो दस्तावेज था वो किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था, प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में। इसलिए इस आपको याद रखना है कि जो एनसीएफ 2005 है वो यशपाल समिति की सिफारिश पर ही जारी किया गया था। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध था जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति के से उद्धृत किया गया है। याद रखना इस एनसीएफ 2005 का जन्म कहाँ से हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध था जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सभ्यता और प्रगति में एनसीएफ 2005 के अनुसार ही कहा गया है, क्या कहा गया है उस निबंध के अंदर, जो रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध था सभ्यता और प्रगति, उसमें क्या कहा गया है एनसीएफ 2005 के बारे में, सुनिए कि बच्चे को एक पूर्ण बच्चा बनाना है तो बच्चे रचनात्मक क्षमताओं का विकास करना है, बच्चे की जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ाने और उसे नष्ट नहीं होने देना है। यानी कि यही बात किसमें कही है, सभ्यता और संस्कृति में। यानी कि बच्चे को एक तो पूर्ण बनाना है, बच्चे को रचनात्मक बनाना है और उसका विकास करना है, बच्चे की जिज्ञासा को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, उसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। ये बात कही है रविंद्रनाथ टैगोर ने एनसीएफ 2005 के बारे में अपने निबंध सभ्यता और प्रगति में। क्लियर। अब देखिए एनसीएफ 2005 को एनसीईआरटी के द्वारा, देखो एनसीईआरटी के द्वारा भी पारित किया गया था, यानी कि इसके द्वारा भी इसको फॉलो किया गया था और उसके बाद एमएचआरडी की सलाह पर तैयार किया गया था। तो ये दो आप लोग संस्थाओं को याद रखना, एक तो एनसीईआरटी और एक एमएचआरडी जो मंत्रालय है उसकी सलाह पर ही इस एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था। एनसीएफ 2005 के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया जिसके प्रमुख कौन थे, उसके प्रमुख थे साथियों कृष्ण कुमार। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे इस पॉइंट को कि एनसीएफ 2005 के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया था
जिसके प्रमुख कौन थे? कृष्ण कुमार थे। इस संचालन समिति में कुल 35 सदस्य थे, जिनमें से राजस्थान की ओर से रोहित धनखड़ थे। कौन थे? रोहित धनखड़ ने भाग लिया था। और आपको याद भी रखना है ये पॉइंट, एक एक लाइन अब इस एनसीएफ की आपको याद रखनी है कि इस जो संचालन समिति का गठन किया गया था उसमें टोटल सदस्य थे भारत के 35 सदस्य, और उनमें से राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति थे रोहित धनखड़। क्लियर? इसने इस समिति में भाग लिया था। एनसीएफ 2005 में जो है हमारी 22 भाषाओं में लागू की गई है और 17 राज्यों में इसको लागू किया गया था। और याद रखना एनसीएफ 2005 है, इसका उल्लेख किस में मिलता है? हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि यह 22 भाषाओं में लागू की गई थी, 17 राज्यों में लॉन्च की गई थी और इसका उल्लेख मिलता है एनसीएफ का 8वीं अनुसूची के अंदर। एनसीएफ 2005 एक नवीनतम दस्तावेज है जिसमें सपनों के भारत को धरातल पर लाने की बात कही गई है। ठीक है, क्या है? एक नवीनतम दस्तावेज है। और एनसीएफ 2005 का एक नारा भी आपको याद रखना है, बिना बोझ के सीखना, यानी बिना बोझ के शिक्षा, बच्चे को बिना थैले के ही बिना वजन की शिक्षा देनी चाहिए। ये बात कौन करती है? एनसीएफ 2005। और इसका एक मूल शब्द भी आपको याद रखना है, एनसीएफ 2005 का मूल शब्द है आत्मज्ञान। क्या है मूल शब्द? आत्मज्ञान है, जो कृष्ण कुमार समिति से लिया गया था। समझ में आ रहा है? अब देखिए एनसीएफ 2005 के अध्याय, यहाँ पर इसके कितने चैप्टर हैं आपको याद रखना है। एनसीएफ 2005 की जो रूपरेखा तैयार की गई थी उसमें आपको 5 अध्याय मिलेंगे और पाँचों ही अध्याय के नाम आपको याद रखने हैं। नंबर 1 है परिप्रेक्ष्य, दूसरे अध्याय का नाम है विद्यालय व कक्षा का वातावरण, तीसरे अध्याय का नाम है पाठ्यक्रम के क्षेत्र, यानी कि स्कूल की व्यवस्था और उसका आकलन। चौथा जो हमारा अध्याय है एनसीएफ का वो है सीखना एवं ज्ञान, और 5वां अध्याय है व्यवस्थागत सुधार। तो ये 5 एनसीएफ के क्या हैं? अध्याय हैं, सबको याद रख लेना। अब देखो इसकी ट्रिक भी है ये कि परिविद्यालय में जाकर के पाठ सीखो, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है ना, ये ट्रिक है इसकी। अब देखिए एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या कहता है एनसीएफ 2005 कि विद्यालय शिक्षा को बाहरी जीवन के साथ में जोड़ना चाहिए। विद्यालय को बाहरी जीवन के साथ में जोड़ना चाहिए जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। दूसरा सिद्धांत कि कक्ष के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को जोड़ा जाए। कक्ष का जो वातावरण होगा उसमें बाहरी गतिविधियों को जरूर जोड़ना चाहिए। उससे क्या होगा? बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं देना चाहिए। बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही देना काफ़ी नहीं है, उसको और एक्स्ट्रा भी व्यावहारिक ज्ञान देना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीयता के बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए। किसको? राष्ट्रीयता के बिंदु। शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। भाई हमारी एनसीएफ 2005 कहती है कि शिक्षा को ऐसा मत बनाओ कि बच्चा केवल रटता ही जाए। अरे उसको करके सीखने पर बल दिया गया है। इसमें रटंत प्रणाली का क्या किया है? इसने विरोध किया है। अब देखिए एनसीएफ 2005 के विषय आपको याद रखने हैं। एनसीएफ 2005 के 4 विषय हैं और इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछे भी गए हैं परीक्षा के अंदर। पहला है भाषा विषय। एनसीएफ 2005 के 4 विषय में प्रथम कौन सा है? भाषा विषय। दूसरा है हमारा गणित विषय, तीसरा है विज्ञान विषय और चौथा है सामाजिक अध्ययन विषय। तो ये 4 विषय आपको एनसीएफ के याद रख लेने हैं। अब देखिए भाषा विषय के बारे में क्या बताया। बालकों को मातृभाषा का ज्ञान कराया जाए, पहली चीज़। यानी भाषा के विषय में क्या कहा है कि बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान कराया जाए और त्रिभाषा सूत्र भी लागू किया जाए। त्रिभाषा कौन कौन सी? कि बच्चे को हिंदी, अंग्रेजी और अपनी स्थानीय भाषा यानी मातृभाषा का ज्ञान होना अवश्य है। भाषाई कौशलों का उचित प्रकार से विकास किया जाना चाहिए। और भाषाई कौशल कौन कौन से? हमारे LSRW। एल का मतलब होता है लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, और रीडिंग यानी पढ़ना, और राइटिंग यानी लिखना। तो ये हमारे 4 कौशल हैं, इनका विकास होना चाहिए। बालकों में बहुभाषी योग्यता का विकास किया जाना चाहिए। यानी बच्चे को मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, यानी एक से अधिक विषयों का ज्ञान कराना जरूरी है। अब देखिए गणित विषय की क्या योग्यता रहेगी इसमें, कि गणित जो है एक जटिल विषय है। गणित कैसा है? जटिल विषय है। अतः गणित विषय के शिक्षण हेतु अनुभव को प्राथमिकता दी जाए, ये आपको याद रखना है।
गणित एक व्यापक विषय है। गणित शिक्षण हेतु कंप्यूटर साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। गणित शिक्षण हेतु बालकों के तार्किक क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए और गणित शिक्षण हेतु बालकों को गणितीकरण करके गणित को सिखाना चाहिए। तो ये गणित विषय के बारे में एनसीएफ की जानकारी है। उसके बाद विज्ञान विषय के बारे में उल्लेख किया है कि विज्ञान शिक्षण हेतु वैज्ञानिक का प्रयोगशाला, वैज्ञानिक क्लबों, कार्यशालाओं आदि के अनुसार शिक्षण करवाना चाहिए, जिससे पूरे देश में विज्ञान विषय के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बन सके। साथियों, वीडियो को एक बार लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, आप लोग हमारी वीडियो को थोड़ा पसंद कर रहे हो। विज्ञान शिक्षण हेतु बालकों में खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। यानी विज्ञान के माध्यम से बच्चों में हम क्या करेंगे, अन्वेषण प्रवृत्ति को जागृत कर सकते हैं, खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। विज्ञान शिक्षण हेतु बालक अनुसंधान करके सीखता है। ह्यूरिस्टिक विधि आप लोगों ने पढ़ी होगी, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, करके सीखने पर, यानी कि अनुसंधान करके, खोज करके बच्चे को सिखाना चाहिए। विज्ञान शिक्षण हेतु समस्या समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी बच्चे में को जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान सर्वोपरि है, सबसे पहले उसका समाधान किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं सामाजिक अध्ययन विषय के बारे में। यानी कि जो SC, ST और OBC तथा अल्पसंख्यकों के बच्चे हैं, उनके प्रति सभी के मन में संवेदनशीलता हो तथा उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। जेंडर के प्रति समानता का भाव हो, यानी लड़का और लड़की दोनों को एक समान माना जाना चाहिए। समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं का अंत किया जाए, जैसे मृत्यु भोज है, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है। इन सभी की सभी सामाजिक कुरीतियों का क्या होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। शिक्षा को देश के नागरिकों के लिए बेरोजगार यानी रोजगारमुखी बनाना चाहिए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को क्या मिले, रोजगार के अवसर मिले। यानी कि बुनियादी शिक्षा की नींव रखी जाए समाज के अंदर। नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए और स्थानीय निकायों का जो ढांचा है वो मजबूत किया जाना चाहिए, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगर पालिका। इन सभी का क्या होना चाहिए, मजबूत ढांचा होना चाहिए। समाज में महिलाओं के लिए सम्मान दिया जाए तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहिए। अब इसके अलावा इसके और भी 4 विषय हैं, ठीक है। ये 4 विषय आपने पढ़े, उसके अलावा इनके अंदर अन्य क्षेत्रों के भी 4 विषय शामिल हैं, जैसे रोजगार व काम, कला व कला तथा दस्तकारियाँ, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य और विश्व शांति तथा योग। ये 4 अन्य विषय और शामिल किए गए हैं एनसीएफ के अंदर। अब बात करते हैं रोजगार और काम। देखो, इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि विद्यालय परिप्रेक्ष्य के भीतर ही रोजगार साधनों की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक शिक्षा को अनुभव के साथ माध्यमिक शिक्षा को भी साथ जोड़ा जाना चाहिए। यानी माध्यमिक शिक्षा के साथ प्राथमिक शिक्षा के अनुभव को ऐड करना चाहिए। उसके बाद है कला एवं दस्तकारी। अन्य विषयों की तरह कला को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। यानी कला जो विषय है वो भी हमारे अन्य विषयों की तरह पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए, जैसे नृत्य कला, कठपुतली कला, बुनाई कला। ज्ञान के विकास के साथ साथ कला का भी विकास होना चाहिए, ये भी इसमें जोड़ी जाए। विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं में बालकों को इन कलाओं का प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये आपको पता है। और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को पोषण मिलना जरूरी है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सरकार के द्वारा मिड डे मील को सुचारू रूप से चलाए जाने की बात की गई है। यानी कि मिड डे मील बच्चों को पोषण की बात करता है कि बच्चों को शुद्ध रूप से खाना मिले, उनके शारीरिक स्वास्थ्य जो है बिल्कुल उचित रूप से होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत विद्यालयों में चलाए गए विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कैंपों तथा शिविरों में छात्रों के साथ साथ छात्राएं भी उपस्थिति होनी चाहिए। यानी छात्राओं की सुनिश्चित जो छात्रा है लड़कों के साथ साथ उपस्थित होनी चाहिए। उसके बाद है विश्व शांति योग। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत योग को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। आप लोग जानते हो कि 21 जून को क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है, विश्व योग दिवस। तो इसको भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। एनसीएफ के अंतर्गत योग के महत्व तथा उपयोगिता को जनता तक पहुंचाने और उसे बढ़ावा देने की बात भी कहनी चाहिए। अब देखिए एनसीएफ की विशेषताएं क्या है। काफ़ी लंबा चैप्टर है, अच्छा भी चैप्टर है। एनसीएफ के अंतर्गत निम्न शिक्षण सूत्रों को मुख्य रूप से
पालन किया जाना चाहिए, जैसे ज्ञात से अज्ञात की तरफ और मूर्त से अमूर्त की तरफ। ये शिक्षण सूत्र व्यक्ति को अपने जीवन में पालन करनी चाहिए और यह एनसीएफ कहता है। एनसीएफ के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जाना चाहिए, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा। याद रखना ये त्रिभाषा के अंतर्गत आती है। एनसीएफ के अंतर्गत शिक्षा का आधार कैसा होना चाहिए? निर्मितवाद होना चाहिए। निर्मितवाद का मतलब होता है करके सीखना, यानी खुद अपने आप में स्व अध्ययन करके सीखना। एनसीएफ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विधियों को भी सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, यानी कि ये होता हमारा स्व अध्यापन विधि, ठीक है ना, यानी कि प्रयोगात्मक विधि जिसको हम कहते हैं, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। एनसीएफ के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक सुविधादाता के रूप में या सुगमकर्ता के रूप में या मार्गदर्शक अथवा अनुदेशक के रूप में होनी चाहिए। और ये प्रश्न हाल ही सीईटी के अंतर्गत पूछा गया है कि एनसीएफ के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? मार्गदर्शक एवं अनुदेशक, ये आंसर माना गया था। एनसीएफ के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है। एनसीएफ के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान पर बल दिया गया है। एनसीएफ के अंतर्गत एक आदर्श कालांश की अवधि लगभग कितनी जाती है? 35 मिनट मानी गई है। ये आपको याद रखना है। आदर्श कालांश एनसीएफ में कितना होता है? 35 मिनट का होता है। एनसीएफ के अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है और एनसीएफ के अंतर्गत बालकों के द्वारा करके सीखने पर भी बल दिया गया है। एनसीएफ के अंतर्गत नवीन शिक्षण विधियों तथा नवीन तकनीकी के प्रयोग पर बल दिया गया है। एनसीएफ में स्कूली शिक्षा को बाहरी वातावरण से जोड़े जाने की बात कही है। एनसीएफ में महिलाओं तथा नागरिकों के हितों की रक्षा की बात की गई है। एनसीएफ में शिक्षा को विभिन्न प्रकार के सह शैक्षिक साधनों के साथ जोड़ने की बात कही गई है और एनसीएफ में शिक्षा को रोजगारमुखी बनाने की भी बात कही गई है। प्रोफेसर यशपाल जो समिति है, प्रोफेसर यशपाल सिंह शर्मा की समिति के अनुसार, यानी प्रोफेसर यशपाल सिंह के अनुसार विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट वर्क करवाने पर भी बल दिया गया है, यानी बच्चों को कैसा होना चाहिए? प्रोजेक्ट वर्क दिया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग देखो साथियों, आप लोगों को मैंने जब प्रायोजना विधि बताई थी तो प्रायोजना विधि जो थी उस शब्द का सबसे पहले प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया था रिचर्ड्स के द्वारा 1908 के अंदर। प्रोजेक्ट शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के आए थे किलपैट्रिक। तो याद रखना प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजन विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक है। तो इस तरीके से इस अपना चैप्टर जो है कंप्लीट होता है और शिक्षण की विधियाँ भी आप लोगों को चलाई जा रही है लेवल 1 के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी हैं लेवल 1 रीट मेंस और प्री इन दोनों का सिलेबस आपको पूरा करवाया जाएगा। आप लोग चिंता कतई नहीं करें, बिल्कुल भी डर निकाल दें कि हमको आधा अधूरा मैटर दिया जाए। आपको बिल्कुल भी आधा अधूरा मैटर नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ें होंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको परिपूर्ण रूप से दिलाई जाएंगी, ठीक है। आप लोग हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो चार्ज तो इसका बढ़ेगा ही एप्लीकेशन पे सिलेबस का, क्योंकि हमारे ऊपर भी एप्लीकेशन का चार्ज बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और क्लास रेगुलर लीजिए। धन्यवाद।